सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है एयर अराउंड अस, और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 11.3 हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। तो वो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। हमने देखा था कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ही ग्रो होते हैं, यानी पूरे के पूरे पानी में डूबे रहते हैं। इसी तरह पानी में रहने वाले एनिमल्स भी होते हैं, और वो प्लांट और एनिमल जो सॉइल के अंदर रहते हैं। बहुत से एनिमल है जो मिट्टी के अंदर ही उनका घर होता है, वो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। इसी तरह प्लांट्स की जो रूट्स वगैरह होती है वो मिट्टी के अंदर होती है। तो इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? भाई हमारे आसपास तो ऑक्सीजन है, क्या मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन है या पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 5 करना पड़ेगा। कुछ वाटर आपको ले लेना है ग्लास में या किसी मेटल के कंटेनर में, और उसको धीरे धीरे आपको हीट करना है ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड। लैब वगैरह में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बीकर और ट्राइपॉड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उसको किचन में हीट किया जा सकता है, बट मैं आपको ये करना रिकमेंड नहीं करूंगा। तो बेसिकली वाटर को हीट करना है धीरे धीरे। इससे पहले कि जो वाटर है वो बॉयल करना शुरू करे, उबलना शुरू करे, यानी उबलने से पहले ही, बॉयल करने से पहले ही, ध्यान से देखो एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो कंटेनर के अंदर की जो सरफेस है उसमें देखो क्या आपको छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हो हम वाटर को धीरे धीरे हीट कर रहे हैं, तो छोटे छोटे बबल्स आपको दिखेंगे। यहाँ आपके बुक में भी इमेज बनी हुई है, लेकिन मैंने वीडियो दिखा दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। ये बबल्स कहाँ से आए? बबल्स का बनना तो इस बात की निशानी होती कि कोई गैस वगैरह होगी, वही बबल्स बनाती है। कोई गैस हो सकती है या एयर हो सकती है। तो ये जो बबल्स हैं वो एयर की वजह से आते हैं, जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व है, यानी वाटर के अंदर एयर डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है। जब हम वाटर को हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? बिगिनिंग किससे होती है? जो एयर डिसॉल्व होती है ना वाटर के अंदर, जो घुली हुई होती है, वो एस्केप कर जाती है। एयर कहती है हमको तो बहुत गर्मी लग रही है, हम यहाँ से भागते हैं। तो सबसे पहले जो एयर होगी वो बबल्स के फॉर्म में इस वाटर से निकल जाएगी। अब आप इसको जब कंटिन्यू रखोगे हीट करना, तो जो वाटर है वो खुद वेपर में बदल जाएगा, और फाइनली आपका जो वाटर है वो बॉयल करने लगेगा। तो जो छोटे छोटे बबल्स आपने देखे थे वो एयर के बबल्स थे, लेकिन जो धुएं की तरीके से वाटर से निकलती हुई चीज देखोगे जब उसे और आप हीट करोगे तो वो आपके एयर नहीं है, वो वाटर वेपर है। यानी ये जो पानी है ये भाप बन के निकला है। एयर अलग चीज है, वाटर अलग चीज है। पहले एयर निकलेगी फिर वाटर निकलेगा। हमने चैप्टर 5 और 6 के अंदर ये चीज लर्न की थी कि वो एनिमल जो कि वाटर के अंदर रहते हैं वो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हमने प्रूव कर लिया कि वाटर के अंदर एयर होती है, तो एयर होगी तो मतलब ऑक्सीजन भी है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो वाटर के अंदर प्लांट और एनिमल है उनको ऑक्सीजन कहां से अवेलेबल होती है? इसी वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वहां से मिल जाती है। अब यहां पर एक पहेली का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। Will the tiny air bubbles seen before the water actually boils also appear if we do this activity by reheating boiled water kept in an airtight bottle? तो पहेली का सवाल ये है कि जो छोटे छोटे बबल हमको दिखे थे वाटर के बॉयल होने से पहले, यानी वाटर को जो हमने हीट करना शुरू किया तो वाटर बॉयल होने से पहले, उबलने से पहले उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हमको दिखे थे। तो क्या ये बबल फिर से अपीयर होंगे अगर इस बार हम नॉर्मल वाटर नहीं बल्कि बॉइल्ड वाटर लें, और वो बॉइल्ड वाटर जिसको हमने एयर टाइट बॉटल के अंदर रखा था, अब इस बॉइल्ड वाटर को फिर से हीट करें तो क्या हमको बबल्स देखने को मिलेंगे? इफ यू डू नॉट नो द आंसर यू मे ट्राई डूइंग इट एंड सी योरसेल्फ। अगर आंसर आपको नहीं पता तो खुद से करके देख सकते हो। तो इसका आंसर है कि इस बार हमको कोई भी बबल्स देखने को नहीं मिलेंगे। देखो होता क्या है, जैसे वाटर है उसके अंदर एयर डिसॉल्व रहती है, जब हमने उसको हीट किया तो बबल्स के फॉर्म में धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई। हीट करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा ये जितनी एयर इसके अंदर डिसॉल्व थी वो सारी इस वाटर से निकल जाएगी। उसके बाद वाटर बॉयल होने लगेगा, यानी वाटर वेपर बनके एयर के अंदर मिक्स होने लगेगा। तो जो बॉइल्ड वाटर है उसके अंदर कोई भी एयर मिक्स नहीं होती। अब अगर इस बॉइल्ड वाटर को हम ऐसे ही रख दें तो जैसे जैसे ये बॉइल्ड वाटर ठंडा होगा एयर धीरे धीरे फिर से डिसॉल्व होने लगेगी, क्योंकि आसपास एयर तो है ही। तो जैसे जैसे बॉइल्ड वाटर हमारा ठंडा होने लगेगा एयर इसके अंदर डिसॉल्व होने लगेगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, बॉइल्ड वाटर को एयर टाइट बॉटल के अंदर रख दिया, यानी एयर बाहर से उसके अंदर जा ना सके। तो वाटर बॉइल्ड है, उसको हमने बॉटल के अंदर बंद कर दिया। तो अगर अब ठंडा भी होगा तो बाहर से एयर उस बॉटल के अंदर जा नहीं सकती, यानी अब इस बॉइल्ड वाटर के अंदर एयर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। तो जब ये ठंडा होगा और एयर इसके अंदर है नहीं, फिर से इसको हीट करेंगे यानी रीहीट करेंगे, तो इस बार हमको एयर बबल्स नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार इस बॉइल्ड वाटर के अंदर एयर बबल्स हैं ही नहीं। तो ये है इसका आंसर। अब वो ऑर्गेनिज्म जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं इनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है, इनको भी तो रेस्पिरेशन करना है।
क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल, हर किसी को रेस्पिरेशन की जरूरत है, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी बनती है। तो इनको एयर कहाँ से मिलेगी रेस्पिरेशन के लिए? इसके लिए भी एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं। एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल। सूखी मिट्टी का एक ढेर ले लेना है, थोड़ी सी सूखी मिट्टी ले लेना है, बीकर में या किसी ग्लास में आप ले सकते हो। इसमें पानी डाल दो और नोट करो क्या होता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये एक छोटे से बीकर में मैंने मिट्टी ले ली है और अब इसमें हम पानी डालते हैं। यहां पर आपको बबल्स निकलते हुए दिखेंगे और थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बबल्स निकलते हुए। ये बबल्स कहां से आ रहे हैं? इसी सॉइल की पार्टिकल के बीच में थोड़े थोड़े जो गैप थे वहां पर एयर थी। अब जब हमने पानी डाला तो पानी नीचे जाने लगा, इसलिए एयर ये बाहर की तरफ निकल रही है, क्योंकि जहां पहले एयर थी वहां पानी घुस गया, तो एयर बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो यहां पर आपने देखा कि सॉइल से बबल्स निकल रहे हैं। ये जो बबल है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर एयर प्रेजेंट है। जब हम पानी डालते हैं लंप ऑफ सॉइल में तो ये डिस्प्लेस कर देता है एयर, यानी एयर जो अंदर थी मिट्टी के बीच में, यानी मिट्टी के जो पार्टिकल हैं, मिट्टी के जो कण हैं, उनके बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी जगह है वहां पर एयर थी। जब हमने पानी डाला तो पानी नीचे गया और एयर को बाहर निकाल दिया। अब ये जो एयर है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर रहते हैं या प्लांट की जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो कहाँ से रिस्पायर करती हैं? इसी एयर से, जो कि मिट्टी के अंदर होती है, जो बीच में गैप है उसमें। अ लॉट ऑफ बरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल बाय एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। बरोज का मतलब होता है बिल, होल यानी छेद। तो बिल हो गया या छेद हो गया जो बहुत गहराई में सॉइल के बने होते हैं। तो इनको कौन बनाता है? एनिमल वगैरह जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे चूहे वगैरह हो गए, या आपका अर्थ फॉर्म हो गया। बहुत सारे इंसेक्ट हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं जो कि क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो बिल बना के रहते हैं। जैसे सांप वगैरह हो गया, तो बिल बना के अंदर रहते हैं। तो ये जो बरोज है, ये जो बिल है, ऑल्सो मेक स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। तो इस बिल से होते हुए एयर अंदर जा सकती है। यानी इसको मैं अगर बनाकर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो जैसे मान लो हमारी ये मिट्टी है और किसी इंसेक्ट या एनिमल ने इस तरह से ऐसे बिल बना लिया। अब जो एयर है वो इसी बिल के अंदर ऐसे जाएगी जहां जहां ये रास्ता है, क्योंकि रास्ता मिल गया ना, इसको जगह मिल गई, तो एयर इसके अंदर चली जाएगी और यहां से वापस आना होगा तो वापस भी निकल जाएगी, यानी इन एंड आउट कर सकती है। तो बिल वगैरह के अंदर जो एनिमल या इंसेक्ट वगैरह हैं उन तक इस तरह से एयर पहुंच जाती है और वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ये जो स्पेस ऑक्युपाई करी थी एयर, यानी मिट्टी के अंदर जो एयर भरी हुई थी, जिस जगह पर एयर प्रेजेंट थी, जब बारिश होगी तो पानी उसके अंदर चला जाएगा। तो पानी जब अंदर जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगी बबल्स के फॉर्म में। जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके अंदर देखो जो भी एयर थी वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल गई। तो अब एयर निकल गई, अब कैसे सांस लेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में वो एनिमल जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं उनको बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो अर्थवॉर्म वगैरह है वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं जब तेज़ बारिश होती है। और सिर्फ अर्थवॉर्म ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, आप देखते होगे बारिश वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहने वाले थे, अब वहाँ पानी भर गया तो वो बाहर आ गए। क्या कभी आपने ये सोचा कि जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है डज नॉट गेट यूज्ड अप, यानी क्यों पूरी इस्तेमाल नहीं हो जाती, क्यों ख़त्म नहीं हो जाती? दो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट, यानी इतने टाइम से इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए, और कितने टाइम से, जब से दुनिया है तब से यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन को तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? तो ये जो ऑक्सीजन है उसको कौन रिफिल कर रहा है? यानी बार बार भरी जा रही होगी तभी ये ऑक्सीजन बाकी है, वरना एक टाइम में ख़त्म हो जाती। इसको अब हम जानते हैं। 11.4 हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिप्लेस होती है, यानी इस्तेमाल हो गई तो फिर से कैसे आ जाती है? चैप्टर 4 में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाता हूँ जिससे आप समझ सको कि हम बात कर रहे हैं प्लांट की। इनको खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं और इस फोटोसिंथेसिस में उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। जब फूड बनता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है। तो एक तो ऑक्सीजन हमको यहाँ से मिलती है, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिल रही है? इन्हीं प्लांट से मिल रही है। प्लांट ऑक्सीजन बना रहे हैं। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, लेकिन प्लांट ऑक्सीजन बना तो रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्लांट को रेस्पिरेशन करना है और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो कहोगे ऑक्सीजन बना रहे हैं, उसको इस्तेमाल भी तो कर ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या गया? बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन ऑक्सीजन बनाते ज़्यादा हैं, इस्तेमाल कम करते हैं। यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन इन्होंने बनाई
उसका यूज़ कर लेंगे ये थोड़ा सा रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन में फिर यहाँ से इनको कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। लेकिन पूरी ऑक्सीजन जो कि ये निकाल रहे हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते, थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो 10 रोटी आपने बनाई, 2 रोटी आपने खा ली, तो 8 रोटी बचेगी ना फिर भी। तो इसी तरह से होता है। दैट इज वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसीलिए हम कहते हैं प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये तो पक्की बात है कि एनिमल्स बिना प्लांट के जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो हार्बीवोरस एनिमल्स हैं वो तो प्लांट खाते ही हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। कार्निवोर्स की भी बात करें तो वो जिन एनिमल्स को खाएंगे ज़्यादातर वो होते हैं जो कि हार्बीवोर्स होते हैं। जैसे लॉयन है वो डियर को खाएगा, अब डियर पेड़ पौधे खाएगी, अगर प्लांट नहीं होंगे तो डियर खत्म तो लॉयन को क्या मिलेगा, टाइगर को क्या मिलेगा। तो इस तरीके से जो सारे एनिमल हैं वो बिना प्लांट के नहीं रह सकते। कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide in atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plant। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, यानी कितनी ऑक्सीजन रहेगी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन कम हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस का मतलब जो जितना है उतना रहे। तो ये मेंटेन कैसे रहता है? ये रहता है रेस्पिरेशन की वजह से, जो कि प्लांट और एनिमल में होता है, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उससे। यानी जैसा मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया कि अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकाल भी तो रहे हैं, और प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन अगर बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ तो वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सा एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ कर रहे हैं उसको निकाल भी रहे हैं, और जो ऑक्सीजन प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस ये यूज़ कर रहे हैं, प्लांट उसको बना भी रहा है। तो इस तरह से यूज़ भी हो रहा है और फिर से बनना है, तो ये बैलेंस बना हुआ है। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये दिखाता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट है, यानी आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। बिना एनिमल के प्लांट नहीं सर्वाइव कर सकते और बिना प्लांट के एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स वगैरह जब ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है फूड बनाने के लिए, और प्लांट जो ऑक्सीजन निकालता है उसको एनिमल यूज करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हुए कि नहीं? तो अब हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एयर अर्थ पे लाइफ के लिए। तो सारा ये जो मामला है, ये जो जोड़े हुए हैं प्लांट और एनिमल को, वो एयर ही तो है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये हमारे एयर का ही तो पार्ट है। अगर एयर को हम हटा दें तो ना प्लांट रहेगा ना एनिमल रहेगा, और इस तरीके से अर्थ पे जो लाइफ है वो खत्म है। क्या और भी कोई यूज है एयर का? उसको देख लेते हैं। क्या कभी आपने विंड मिल के बारे में सुना है? इस तरह से नीचे जो फिगर है उसको देखो, ये इस तरह से कोई टावर टाइप का होता है, उस पर फैन टाइप की चीज लगा दी जाती है, जैसे आपकी फिरकी है ना, उसी का बड़ा मॉडल आप समझ सकते हो। तो ये विंड मिल है, ये विंड से चलती है, हवा से चलती है। तो जो आपकी विंड है वो इस विंड मिल को रोटेट कराती है, घुमाती है। इसका जो फैन है ऊपर जो लगा है वो घूमता है। जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हो, ये जो फैन घूम रहा है ये हवा की वजह से घूम रहा है। हवा इसकी ब्लेड पे टकरा रही है और इसको घुमा रही है। अब इसका यूज़ क्या होता है? इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। विंड मिल का यूज़ हम ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए करते हैं, एंड टू रन फ्लोर मिल्स, जो चक्की वगैरह है जहाँ आटा पिसता है उसको चलाने में यूज़ होता है। अब तो मोटर वगैरह से बिजली से ही चलती है। पहले के टाइम में जो चक्की वगैरह थी वो विंड मिल से चलाई जाती थी। अब विंड मिल किस तरह से वर्क करती वो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए आप ये नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, किस तरह से चक्की चल रही है। तो जब आप विंड मिल की वर्किंग पढ़ोगे कि किस तरह से ये काम करती है, तब इन चीज़ों को समझ पाओगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि विंड मिल का यूज़ क्या क्या होता है। विंड मिल का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। इसी विंड मिल में पीछे साइड में एक जनरेटर लगा होता है। जब ये फैन विंड मिल का हवा की वजह से घूमता है तो वो जनरेटर के अंदर जो उसका रोटर होता है वो घूमता है, और इस तरह से बिजली बनती है। इसको भी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे किस तरह से वर्क करता है। एयर हेल्प करती है इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याट। याट क्या होता है? ये मीडियम साइज की बोट कह सकते हो, नौका इसको कहते हैं। यानी जो आपकी बोट होती है ना उससे बड़ी होती है, और जो शिप होती है उससे छोटी होती है, तो इसको हम याट कहते हैं। और ग्लाइडर्स हो गया, इमेज में देख सकते हो, इसको ग्लाइडर कहते हैं। पैराशूट हो गया, एरोप्लेन हो गया। ये सब मूव क्यों कर पाते हैं? एयर की वजह से। अगर एयर ना हो तो एरोप्लेन उड़ नहीं सकती, पैराशूट नहीं काम करेगा, ग्लाइडर, याट कुछ नहीं चलेगा। बर्ड्स हो गई, बैट्स हो गए, इंसेक्ट हो गया, ये उड़ क्यों पाते हैं? एयर की वजह से। एयर मदद करती है इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ द फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो बहुत सारे प्लांट हैं, उनकी जो सीड है वो हवा की वजह से दूर दूर तक चली जाती है, और उड़ के जहाँ जाएगी वहाँ पर उसके पेड़ लग जाएंगे। इस तरह से वो जो प्लांट है वो बहुत सारे एरिया के अंदर फैल जाएगा। इसी तरह फ्लावर से जो पॉलन वगैरह निकलते हैं, हवा उनको उड़ा के दूर तक पहुँचा देती है, जिससे नए जो है फ्लावर वो निकलते हैं। एयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में भी, क्योंकि वाटर साइकिल मैंने आपको समझाया था
कि जब धूप पड़ती है पॉन्ड, लेक, वाटर या ओशन में, तो वहाँ से जो वाटर है वो वेपराइज होता है, भाप बन के एयर में चला जाता है। अभी एयर इसको लेकर ऊपर तक ले जाती है, फिर क्लाउड बनता है, फिर रेन होती है। तो ये सारा काम कौन करा रहा है? एयर में ही मिक्स होके जो वेपर है वो ऊपर तक गया और उसके बाद बारिश हुई और ये वाटर साइकिल हमारी कंप्लीट हुई। तो ये पूरी कहानी एयर की थी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।